गुड आफ्टरनून मैम। आवाज प्रॉपर आ रही है? यस मैम। यस तो मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक आपका ये टॉपिक था कि परिसंचरण तंत्र, है ना। तो इसमें आपको ये बता दिया गया था कि ये क्या है और इसमें कितने भाग पाए जाते हैं। तो बात हो गई थी हृदय की और रुधिर की, कि हृदय किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कैसे बना हुआ है, संरचना क्या है, कितने कक्ष पाए जा रहे हैं, कपाट हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और रुधिर में ये बता दिया गया था कि उसकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हो रही है, रुधिर में क्या क्या पाया जा रहा है। यहाँ तक बात हो गई थी। तो नेक्स्ट इसके आगे बात कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो अभी तक आपको ये बता दिया गया था कि आलिंद और निलय, हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें से 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं। और वो भी एक दायां निलय है, सॉरी, एक बायां आलिंद है, बायां निलय है, दूसरा दायां आलिंद है और दायां निलय है। इनमें इनके बीच कपाटनुमा एक संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ तक बात हो गई थी। और ये बता दिया गया था कि जो मान लीजिए हार्ट बीट आप चेक करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो कानों में लगा के, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको चेस्ट पर रख के उसका बीटिंग सुनते हैं, तो उसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। सामान्य भाषा में कहते हैं उसको आला। अब बात ये कर लेते हैं कि जो हृदय की जो धड़कन है उसमें जो ध्वनियां सुनाई देती हैं वो कितनी है। सामान्य तौर पे ऐसा माना जाता है कि जो ध्वनियां सुनाई देती हैं वो 4 हैं, लेकिन हम प्रॉपरली 2 ही प्रकार की ध्वनियों को सुन पाते हैं। एक होती है लब, दूसरी होती है डब। मतलब आपने देखा होगा धक धक वाली जो साउंड आती है, तो एक थोड़ा लाउडी है, दूसरी है जो वो थोड़ी सी वीक है। तो ये दोनों ध्वनियां हैं। अब देखना यह है कि ये जो ध्वनियां होती हैं दोनों, वो कहाँ से आ रही हैं और लगभग कितनी देर की हैं। तो जो प्रथम वाली जो ध्वनि आती है, आप कह सकते हैं कि लब वाली जो ध्वनि आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो इसके लिए आपको देखना है कि जो आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट नुमा संरचना होती है, जिसको कहते हैं मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, आपको दिख रहा होगा कि ये और जो ये संरचनाएं हैं, ये कपाट की जैसी संरचना है। जब ये संरचनाएं या ये कपाट झटके के साथ बंद होते हैं, जैसे रुधिर है वो आलिंद से निलय में आ गया और निलय से वापस आलिंद में ना जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि जो निलय है वो रुधिर को कहाँ भेजेंगे, आगे की ओर भेजेंगे, महाधमनी में। तो क्या होगा कि जब दरवाजे बंद होते हैं तो क्या होगा, निलय का है वो संकुचन होना शुरू होगा। जब वो संकुचित होगा तभी तो रुधिर आगे की ओर बढ़ेगा। तो जो प्रथम जो ध्वनि सुनाई देती है वो तब सुनाई देती है जब मिट्रल वॉल्व और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो झटके के साथ बंद हो जाते हैं। तो एक ध्वनि तो यहाँ आती है, जो फर्स्ट वाली है जिसको लब बोला गया है। और जो दूसरी वाली ध्वनि है जिसे डब कहते हैं, वो सुनाई देती है जब सेमिल्यूनर कपाट और जो चंद्राकार जो कपाट होते हैं जब वो झटके के साथ बंद होते हैं, तब जो द्वितीय ध्वनि सुनाई देती है वो ये है। तो इनका भी वही है कि निलय में से जो रुधिर है वो बाहर निकल गया है और वापस ना आने पाए, इसलिए ये दरवाजे या कपाट नुमा संरचनाएं झटके के साथ या बंद हो जाती हैं। तो जो दूसरी ध्वनि आती है वो यहाँ आती है। अब ये जो ध्वनियां हैं वो कितनी कितनी देर की हैं। तो जो फर्स्ट ध्वनि होती है लब, वो लगभग 0.14 सेकंड तक सुनाई देती है, और जो दूसरी वाली होती है जिसे डब कहा गया है वो 0.11 सेकंड तक सुनाई देती है। उसके बाद ये भी जानना है कि जो आलिंद हैं और जो निलय हैं उनका जो संकुचन है या शिथिलन की जो प्रक्रिया है, ऐसा बता दिया गया है कि 1 मिनट के अंतर्गत जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 72 टाइम्स। जो आलिंद संकुचित होते हैं उसमें 0.1 सेकंड का समय लगता है, जबकि आलिंद का रिलैक्सेशन होने में या शिथिलन होने में 0.7 सेकंड लगते हैं।
निलय जब संकुचित होता है तो उसमें 0.3 सेकंड लगते हैं, जबकि शिथिलन में 0.5 सेकंड लगते हैं। तो ऑल ओवर मिला के 0.8 सेकंड का समय है। अब इसके बाद जान लेते हैं कि जो हृदय की क्रियाविधि किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का एक कार्य करता है। तो हृदय क्या है? एक पंपिंग स्टेशन है, और इस कार्य के लिए हृदय हर समय सिकुड़ता है तथा शिथिल होता रहता है। हृदय के सिकुड़ने को प्रकुंचन और शिथिल होने की क्रिया को क्या कहते हैं? डायस्टोल या अनुशिथिलन। प्रकुंचन का मतलब होता है उसका सिकुड़ना, और शिथिल या अनुशिथिलन का मतलब होता है उसका रिलैक्स की अवस्था में आना। तो ये दो क्रियाएं हो गई, एक है सिस्टोल, दूसरी है डायस्टोल। तो जो सिस्टोल है, सिस्टोल का मतलब होता है कि जो प्रेशर है वो ज्यादा है। तो आपने देखा होगा एक किसी भी मनुष्य का एक प्रॉपर रक्तदाब कितना होता है? 120 अपॉन 80। 120 और 80 ये होता है, क्योंकि जो 120 है वो कौन सी अवस्था में है? सिस्टोल अवस्था में। और जो 80 है वो कौन सी अवस्था में? डायस्टोल में। मतलब जब हृदय संकुचित हो रहा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो कितना मापा गया है? 120। पारे के अनुपात में नाप लेते हैं, और जब वो शिथिल होता है तो वो 80 है। और अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं कि ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है या लो हो रहा है। अब इनके माध्यम से क्या होता है? इनके शिथिलन और संकुचन की प्रक्रिया से रुधिर है वो हृदय में आता है, और हृदय से महाधमनी के अंतर्गत आर्च ऑफ एरोटा और सिस्टेमिक आर्च ऑफ एरोटा में चला जाता है वो। अब इसके बाद ये जानना है कि जो मनुष्य है या उसका जो परिसंचरण है उसको दोहरा परिसंचरण माना गया है, क्योंकि जो रुधिर है वो हृदय में 2 बार आता है। एक बार शुद्ध रूप में, दूसरी बार अशुद्ध रूप में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हृदय का जो लेफ्ट वाला भाग होता है, आप इसको देख भी रहे होंगे कि ये 2 भागों में डिवाइड दिखाई दे रहा है। एक ओर ब्लू कलर है, दूसरी ओर रेड कलर है। तो जो जिधर की साइड रेड दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि ये वाला जो एरिया है, या जो जिधर रेड कलर दिखाई दे रहा है, वहां पर शुद्ध रुधिर पाया जा रहा है, और जो ब्लू है वो अशुद्ध रुधिर है। आप हृदय में भी वही चीजें देख रहे होंगे कि जो हृदय है उसमें भी आधा आधा एरिया है। लेफ्ट वाला जो भाग है वो प्योर का है, और जो राइट वाला भाग है वो इम्प्योर का है। तो जब रुधिर हृदय में आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एक बार शुद्ध रूप में, दूसरी बार अशुद्ध रूप में। शुद्ध रूप में कैसे आ रहा है कि एक बार दोबारा से यहाँ देख लेते हैं एक बार कि जो पल्मोनरी क्या होती हैं? धमनियां और सिराएं। कौन सी वाली? पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। तो उसको ऐसे देखेंगे, जो पल्मोनरी वेन होती है ये जो है वो रुधिर को लेके आती है। कहाँ से? फेफड़ों से। कहाँ? हृदय के इस वाले भाग में। ये जो होती है वो हृदय में रुधिर को लेके आती है, जबकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है? रुधिर को लेके जा रही है। कहाँ से? यहाँ से वापस। कहाँ? फेफड़ों के लिए। तो एक बार तो रुधिर यहाँ से होके यहाँ आया है, मतलब ये अगर यहाँ से रुधिर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कौन सा वाला रुधिर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम है। तो ये वाला जो रुधिर आया है वो संपूर्ण शरीर से इकट्ठा होके आया है, दाएं आलिंद में, फिर दाएं निलय में, और फिर जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने के बाद सांस के माध्यम से हम श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि वहां पर उस रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाती है और सांद्रता उसकी ज्यादा हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि वो पूरा जो रुधिर है जिसमें ऑक्सीजन मिल गई है वो पल्मोनरी वेन के माध्यम से वापस आ जाता है लेफ्ट वाले आलिंद में और निलय में। अब फिर वो वहां से ऐसे जाएगा, अब ये पूरा कहाँ जाएगा? शरीर में। तो सीधा सा तात्पर्य है, दोहरा परिसंचरण का मतलब है रुधिर का हृदय में 2 बार आना, एक बार शुद्ध रूप में और दूसरी बार अशुद्ध रूप में। ये तो रही स्तनधारियों की बात, जिनमें हृदय 4 कक्षीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे मान लो स्तनधारी है और कौन है? पक्षी जो होते हैं उनमें।
लेकिन जो उभयचर हैं तो उनमें कितना होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। और जो मछलियां हैं उनमें 2 कक्षीय है, 1 आलिंद और 1 निलय। इसी प्रकार से सरीसृपों में भी वही है कि 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है, तो इसलिए इनका रुधिर क्या होता है, आपस में मिल जाता है। जबकि मनुष्य है या स्तनधारी है, उनमें चारों कक्ष अलग अलग हैं, तो वो आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो उनका रुधिर कभी मिलता ही नहीं है। कहाँ जाके मिलता है, कैपिलरीज में, जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, उनकी जो स्मॉलेस्ट वाहिनी होती है उसके अंतर्गत। अब ये तो रही दोहरा परिसंचरण की बात। इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो कहाँ जाके मिलता है। तो आप देख रहे होंगे कि रुधिर यहाँ आके मिल रहा है, और ये क्या होती है, कैपिलरीज, मतलब केशिकाएं। और यही जो केशिकाएं होती हैं वो पोरस होती हैं, मतलब वो छिद्रयुक्त संरचनाएं हैं। शरीर के जो अंतिम सिरे होते हैं वहां पर मतलब बहुत ज्यादा डीपली स्थानों पर वहां पाई जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतली हैं, छिद्रयुक्त है। इसलिए इनमें से क्या होता है कि गैसों का एक्सचेंज होता रहता है, आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे में धमनी मतलब एक्सचेंज होता रहता है उनमें। और केवल 0.3 सॉरी इतने में कोशिकाएं जो होती हैं वो अपना जो भी चाहिए उनको या जो उनको देना है वो वो पूरी क्रिया कर लेती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो रुधिर वाहिनियां हैं वो क्या है। तो रुधिर पूर्ण शरीर में विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बहता रहता है। तो आप इनको इस प्रकार समझ सकते हैं कि चैनल टाइप या पाइप की जैसी नलिका नुमा पूरे शरीर में वाहिनियां पाई जा रही हैं, जिनकी जो ऐसा माना गया है कि लगभग कितनी होती है, 1 लाख किलोमीटर लंबी होती हैं ऑल ओवर पूरे शरीर में। और इनके माध्यम से क्या होता है, रुधिर को हृदय से पूरे शरीर में ले जाया जाता है और वापस भी लाया जाता है पूरे शरीर से रुधिर को हृदय में। अब इनको क्या है, 2 सिस्टम है, या आप कह सकते हैं 2 भागों में बांटा गया है रुधिर वाहिनियों को। फर्स्ट होती हैं धमनियां, दूसरी होती हैं सिराएं। तो फर्स्ट है धमनी तंत्र, दूसरा है सिरा तंत्र। जो धमनी तंत्र है या जो धमनियां होती हैं वो क्या कार्य करती हैं, ये रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो धमनियां होती हैं उनमें कैसा रुधिर पाया जाता है, शुद्ध रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है, क्योंकि ये रुधिर को हृदय से कौन से वाले भाग से, बाएं भाग से, बाएं आलिंद और बाएं निलय से लेकर कहाँ जा रही है, पूरे शरीर में लेके जा रही है। और बट अपवाद स्वरूप होता है कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है या पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो उसमें कैसा रुधिर होता है, इम्प्योर। क्योंकि ये जो होती है वो रुधिर को फेफड़ों में लेके जाती है बाएं निलय से, तो इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। दूसरा है सिरातंत्र, तो शरीर के सब भागों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लेके आता है सिरातंत्र। और इसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर है, मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और अपवाद स्वरूप वही है कि फुफ्फुसीय जो सिराएं होती हैं, पल्मोनरी जो वेन होती है, उनमें कैसा रुधिर है, शुद्ध। ये थोड़ा याद रखना है कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें शुद्ध रुधिर पाया जा रहा है, जबकि फुफ्फुसीय सिरा होती है उसमें कुछ गड़बड़ हुई। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रुधिर होता है, जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है। फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध और फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि जो जो पूरा सिस्टम है वो किस प्रकार से है। तो ये पूरे जाल की जैसी एक संरचना बनी हुई है, संपूर्ण शरीर में क्या करती है, रुधिर को पूरे शरीर में लेके जा रही है और वापस लेके आ रही है। जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो धमनी तंत्र है, और जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो सिरा तंत्र है। अब जानते हैं कि धमनियां और जो सिराएं होती हैं उनमें अंतर क्या है। और तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो आर्टरी है उसकी जो दीवारें हैं वो ज्यादा मोटी हैं, जबकि जो वेन है उसकी जो दीवारें हैं वो पतली हैं। कारण ये होता है कि जो धमनियां हैं वो रुधिर को लेके जाती हैं पूरे शरीर में, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर चाहिए और वो ज्यादा प्रेशर झेलती भी हैं। जबकि जो धमनी सिराएं होती हैं वो वापस लेके आती हैं, तो उनमें इतना प्रेशर नहीं होता, तो उनकी दीवारें उसके अकॉर्डिंग पतली या मोटी होती हैं। लास्ट वाला जो है वो है कैपिलरीज
या केशिकाएं। तो ये सबसे छोटी धमनियां होती हैं। जो धमनियां हैं आप उनको ऐसे समझ सकते हैं, धमनी, धमनिकाएं और केशिकाएं। धमनियां सबसे मोटी हैं, फिर उनसे छोटी धमनिकाएं हैं और उनसे सबसे पतली हैं केशिकाएं। इसी प्रकार से शिरा में भी होती है शिरा और शिराकाएं। शिराएं मोटी हैं, शिराकाएं उनसे पतली हैं। अब देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर क्या है। तो जो धमनियां होती हैं वो क्या करती हैं, रुधिर को पूरे शरीर में लेके जाती हैं, और जो शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं, रुधिर को वापस लेके आती हैं हृदय के दाएं आलिंद में। और जो दाएं आलिंद से कहा जाएगा दाएं निलय में, और फिर जाएगा वो फेफड़ों में। और धमनियां जो होती हैं उनमें ज्यादा प्रेशर पाया जा रहा है, और जबकि शिराएं जो होती हैं उनमें जो दबाव होता है वो कम है। धमनियों की दीवार बहुत ज्यादा मोटी है, दृढ़ है, कम लचीली है, इसलिए खाली होने पर पिचकती नहीं है। जबकि जो शिराएं होती हैं वो उनकी दीवार कैसी है, पतली है परंतु अधिक लचीली है। और मेन इम्पोर्टेंट यही है कि जो धमनियां हैं उनमें कपाट या वॉल्व के जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती, जबकि जो शिराएं होती हैं उनमें कपाट नुमा या वॉल्व नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। कारण ये है कि हृदय ऊपर की ओर पाया जा रहा है। अब रुधिर है वो आसानी से थोड़ा चला जाएगा संपूर्ण बॉडी में, लेकिन वापस आने में थोड़ा दिक्कत करेगा। तो क्या होता है, जो धमनियां सॉरी शिराएं जो होती हैं उनमें दरवाजे के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि दरवाजा खुला, रुधिर थोड़ा सा आगे बह गया, फिर से पीछे बंद हो गया, मतलब वो वापस ना जा पाए, इस प्रकार से। और आपने इसको देखा भी होगा, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पैरों की जो बहुत उभार से देखा होगा आपने, जो वाहिकाएं रुधिर वाहिनियां जो होती हैं उनके बहुत मोटी हो जाती हैं और पैरों में वो ऊपर दिखाई देती हैं। जैसे सामान्य मनुष्य की नहीं दिखाई देती, लेकिन उनकी थोड़ी दिखाई देती है, वेरिकॉन्स जिनको बोला जाता है। तो वहां वही होता है कि जो सिराएं हैं उनके जो वॉल्व हैं वो अच्छे प्रकार से या ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ी मोटी या थोड़ी उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है कि जो धमनियां होती हैं उनमें रुधिर का केवल कितना होता है, 15% भाग ही पाया जाता है, जबकि जो सिराएं होती हैं उनमें लगभग 64% रुधिर ऑल टाइम भरा रहता है। और डेथ हो जाती है अगर तो रुधिर भी यही मिलेगा मोस्टली। लाल डार्क कलर का दिखाई दे रहा है या हल्का सा ब्लू दिखाई दे रहा है। ये तो रहा इनका अंतर कि धमनियों से राहों में जो मेन अंतर है वो क्या है। और दूसरा आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि बात हो रही थी रुधिर दाब की। तो रुधिर दाब नापने के लिए क्या यूज करते हैं, मान लीजिए जो ब्लड प्रेशर है उसको सबसे पहले स्टीफन हेल्स के द्वारा नापा गया था, खोजा गया था सबसे पहले, और उसने इसकी खोज घोड़ों में की थी। और बाद में मनुष्य में भी देखा था, तो मनुष्यों में ये बताया कि जो धमनियां होती हैं उनमें प्रेशर ज्यादा है, जो सिराएं होती हैं उनमें प्रेशर कम है। और नापने के लिए क्या यूज करते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर। मैनोमीटर आप इसको कह सकते हैं, बीपी मीटर है, देखा होगा लेफ्ट हैंड पर लगा के पंप करने के बाद उसको उसका मेजरिंग हो जाती है। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और हैं धमनियों सिराओं में। तो जो धमनियां होती हैं वो नॉर्मली गहराई में पाई जाती हैं, जबकि जो सिराएं होती हैं वो त्वचा के थोड़ा समीप पाई जाती हैं। और जो धमनियां हैं उनका जो व्यास होता है, या आप कह सकते हैं जो मोटाई होती है वो थोड़ी सी कम है, जबकि जो सिराएं होती हैं उनकी जो भीतर का व्यास है या दीवार की मोटाई है वो थोड़ी ज्यादा है। और उसके बाद जानते हैं लसिका या जो लिम्फ है वो क्या है। तो लिम्फ का मतलब होता है ये रुधिर सिस्टम का ही एक भाग है, या आप कह सकते हैं
सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक भाग है। बट अंतर इतना है, जैसे रुधिर है तो वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, जबकि लसिका है तो वो रेड कलर का नहीं है, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं पाई जा रही है। क्या पाया जा रहा है उसमें? केवल डब्ल्यूबीसी पाई जा रही है, तो इसलिए वो कैसा दिख रहा है? व्हाइट कलर का है। और अगर मान लो इसमें भी आरबीसी पाई जा रही होती तो ये भी रेड कलर का दिखाई देता, बट इसमें ऐसा है नहीं। तो जानेंगे एक बार कि जो लसिका है वो क्या है। जब रुधिर कोशिकाओं से होकर, केशिकाओं से होकर, केशिकाओं का मतलब होता है कैपिलरीज, और वो सबसे पतली वाली संरचनाएं हैं, कि जब रुधिर उनसे होकर बहता है तो क्या होगा कि तब उसका द्रव भाग रुधिर रस कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण केशिकाओं की जो पतली दीवार होती है वहां से छनकर कहाँ चला जाता है? जो स्पेस होते हैं वहां। अब यही बाहर निकला हुआ यही रुधिर क्या होता है? लिम्फ कहलाता है। और ये क्या है? रुधिर ही है, और जिसमें केवल क्या होता है? रुधिर कणों का या आरबीसी का अभाव होता है। और दूसरा ये भी जानना है कि जो लिम्फ है उसका जो बहाव होता है, या वो एक दिशीय ही है, कि वो किधर की ओर आ रहा है? जो लिम्फ है वो अंगों से हृदय की ओर आएगा, या आप कह सकते हैं कि जो फ्लूइड बना है या बाकी रह गया है तो वो हृदय से, सॉरी, अंगों से हृदय की ओर आता है, वापस नहीं। तो जैसे मान लो धमनी और सिराएं पाई जा रही हैं, तो धमनियां लेके जा रही हैं, सिराएं वापस लेके आ रही हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। आप एक मिनट वेट प्लीज। लिम्फ है या लसिका है, तो प्लाज्मा में अगर इसको देखा जाए तो 100 ml में लगभग 7 ग्राम के आसपास होता है, कुछ ऐसा माना गया है। और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लगभग 4 मिमी एचडी के आसपास है। आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि केवल आरबीसी को छोड़कर बहुत सारी चीजें उसमें पाई ही जा रही है। और क्या क्या पाया जा रहा है वो थोड़ा सा आगे देखेंगे कि जो लसिका होता है उसमें क्या है। आरबीसी एब्सेंट है, डब्ल्यूबीसी अधिक है, और उसमें भी कौन सी वाली अधिक है? लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा संख्या में पाई जा रही है। लिम्फोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का एक प्रकार है, जो कि क्या बनाता है? प्रतिरक्षा तंत्र, या आप कह सकते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये लसिका है। तो लसिका में क्या अंतर है? जो लाल रुधिराणु है वो रुधिर में उपस्थित है, जबकि जो लसिका है उसमें एब्सेंट है। रुधिर में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी में भी जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, जिसकी प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। ऐसा मानते हैं कि जो न्यूट्रोफिल है वो लगभग 60 से 70% के आसपास पाया जाता है, वो सबसे ज्यादा है। और जबकि जो लसिका है उसमें डब्ल्यूबीसी अधिक है, और कौन सी वाली अधिक है? लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है वो लगभग 30% के आसपास भाग बनाती है। घुलनशील प्रोटीन अधिक पाई जाती है रुधिर में, जबकि जो लसिका है उसमें प्रोटीन जो घुलनशील होती हैं वो कम होती हैं, और जो अघुलनशील है वो ज्यादा है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, जबकि जो लसिका है उसमें ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। और उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा लसिका में ज्यादा होती है, जबकि रुधिर है उसमें इसकी जो मात्रा है वो कम है। दूसरा ये होता है कि जो लसिका के में आरबीसी तो है ही नहीं है, डब्ल्यूबीसी बची है, तो ये क्या काम करेगा? तो काम वही करेगा कि प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करेगा, रोगोत्पादक पदार्थों को बनाएगा, जीवाणुओं और विषाणुओं को मारेगा, है ना। और आप कह सकते हैं कि जो ऊतकों की मरम्मत करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में सहायता करता है, ये इसके कार्य हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो प्रवाह होता है वो कैसा है? एक दिशीय है। ये याद रखना है कि जो लसिका है उसका प्रवाह अंगों से हृदय की ओर होता है, ना कि हृदय से अंगों की ओर। और इसमें भी जैसे वाहिकाओं, सॉरी, सिराओं में जैसे कपाट पाए जाते हैं, तो इसमें भी कपाटनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिससे कि जो लिम्फ है या लसिका है वो वापस दोबारा से ना जा पाए, क्योंकि वो आगे बढ़ता रहे कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि जो रुधिराणु हैं या जो रक्त की जो कणिकाएं होती हैं उनका डेथ है वो कहाँ होती है, और जो रुधिर है उसका निर्माण
किस प्रकार से हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो रुद्राणु हैं उनका जो कब्रिस्तान है या मान लो ग्रेवयार्ड जो कहलाता है वो क्या होता है, स्प्लीन, जिसको कहते हैं प्लीहा। होता क्या है कि जब भी स्प्लीन या प्लीहा में से होकर जो रुधिर है वो पास होता है, तो जो उसकी जो कैपिलरीज होती है, छोटी सी वाहिनियां होती हैं, उनमें से होकर वो प्रॉपर्ली पास नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि वहां पे वो उसमें फंस जाते हैं, तो इसलिए उनकी वहां पर डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद जो रुधिर में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, वो डिवाइड हो जाता है हीम में और ग्लोबिन में। बाद में उसको दोबारा से यूज होता रहता है कि हीम है वो दोबारा से यूज हो जाएगा, ग्लोबिन है जो प्रोटीन है वो अदर कामों में चली जाती है। तो नेक्स्ट है कि जो रुधिर की उत्पत्ति है वो कहाँ हो रही है। तो रुधिर की उत्पत्ति के लिए ये कुछ स्थान दिए गए हैं, जैसे अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, यकृत, लसका गांठ है। लसका गांठ है मतलब लिम्फ नोड है जो बॉडी के जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहां पर कुछ गांठों की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। थाइमस ग्रंथि, अब ये जो इतनी सारी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये तो है बात करेंगे अगर जब भ्रूणीय अवस्था में विकास हो रहा है तब तो थाइमस ग्रंथि है, यकृत है, खोपड़ी की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, वो ये सभी रुधिर का निर्माण करती हैं। लेकिन जैसे मैच्योर हो जाते हैं, विकसित अवस्था आ गई है, तो क्या होता है कि ओनली बोन मैरो, अस्थि मज्जा ही एक ऐसी संरचना है जो कि रुधिर का निर्माण करती है, बाकी का नहीं कर पाते। अब जो अस्थि मज्जा है वो क्या है, तो जो शरीर की जो लंबी हड्डियां होती हैं, आप मान सकते हैं जैसे मान लो हाथ की है या पैरों की है, तो इनका जो सेंटर वाला भाग होता है उसे ही क्या कहा जा रहा है, उसे अस्थि मज्जा कहा जा रहा है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब उसमें भी दो हैं, एक तो ये वाला सेंट्रल भाग है, दूसरा ये एपेक्स टाइप का। अब जो ये वाला भाग है ये क्या है, येलो बोन मैरो है, बीच वाला येलो बोन मैरो है, और जो सिरीय भाग है वो कैसा है, रेड बोन मैरो है, क्योंकि यहाँ पर रुधिर वाहिनियां या वाहिकाएं पाई जा रही हैं, तो इसलिए ये रेड सा दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पर वो जो बोन मैरो है यहाँ पर पाई जाती है स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब होता है वंश कोशिकाएं। कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है, और इनके माध्यम से मोस्टली रोगों का इलाज किया जा सकता है। जैसे क्योंकि कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जा रही है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है यही। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो HIV है तो उसका इलाज भी स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से हो सके भविष्य में, अभी तो नहीं है। अब देखना यह है कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसको ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले जो स्टेम सेल हैं रुधिर के निर्माण के लिए रुधिरोत्पादक वंश कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये जो बनती हैं ये बनती हैं मान लो ये कहाँ बनी है, तो जो भ्रूण की जो मेसोडर्म जो परत होती है उसके माध्यम से, या मेसेंकाइम जो परत होती है उसके माध्यम से रुधिर का निर्माण किया जा रहा है। अब सबसे पहले क्या बनती है, रुधिर उत्पादक वंश कोशिकाएं। जब ये बन जाती हैं तो इनमें विभाजन की थोड़ी क्षमता पाई जाती है और प्रचुरोद्भवन हो जाता है, मतलब प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होने के बाद ये जो वंश कोशिकाएं हैं वो 5 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। कौन कौन से वो 5 भाग हैं, एक तो होता है एरिथ्रोब्लास्ट, दूसरी है माइलोब्लास्ट, तीसरी है मोनोब्लास्ट, चौथी है लिम्फोब्लास्ट, और पांचवी होती है मेगाकैरियोब्लास्ट। अब जो एरिथ्रोब्लास्ट होती है वो क्या बनाती है, आरबीसी। जो इरिथ्रोब्लास्ट है वो क्या बनाती है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। जो माइलोब्लास्ट होती हैं, आप दूसरा वाला देखेंगे, जो माइलोब्लास्ट होती हैं ये 3 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। कौन कौन सी हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। मतलब जो डब्ल्यूबीसी की कणिका में जो कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण करती है माइलोब्लास्ट। नेक्स्ट है मोनोब्लास्ट। तो जो मोनोब्लास्ट होती हैं वो
मोनोसाइट का निर्माण करती हैं, WBC का ही एक प्रकार है, जो कि मैक्रोफेज होती हैं। जो लिम्फोब्लास्ट हैं वो क्या करती है, लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं। ऐसी कोशिकाएं जो कि क्या बनाती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती हैं। और जो सबसे लास्ट में है मेगाकैरियोब्लास्ट, वही बनाती हैं रुधिर प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। और ऐसा मानते हैं कि जो मेगाकैरियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं में बदल जाती हैं, और जो प्रत्येक मेगाकैरियोसाइट कोशिका होती है वो लगभग 2000 से लेकर 3000 रुधिर प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट का निर्माण करती है। और ये क्या करती है, रुधिर स्कंदन में सहायता करती है। और संख्या की बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख के आसपास होनी ही चाहिए। अगर मात्रा इससे कम होती है तो कंडीशन थोड़ी खराब है, आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे, कुछ इस प्रकार। और जीवन काल जो होता है थ्रोम्बोसाइट का या रुधिर प्लेटलेट का, तो वो 8 से 10 दिन माना गया है। ये तो रहा जो रुधिर की उत्पत्ति है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से होती है और कहाँ की जा रही है। तो रुधिर की उत्पत्ति कहाँ हो रही है, बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ पाई जा रही है, शरीर की जो लंबी हड्डियां हैं वह। और दूसरा ये भी समझना है कि जो आरबीसी है उसकी संख्या मोस्टली डिपेंड करती है कि वहाँ का कहीं का ऑक्सीजन लेवल क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं या ऊंचाई पर रहते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं उनका जो चेहरा होता है या आप कह सकते हैं जो गाल होते हैं वो हल्के से रेडिश हो जाते हैं, हल्के से लाल दिखाई देते हैं। कारण ये होता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता काफी कम है। तो शरीर पूरा बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, जो शरीर होता है वो लगभग 20% आरबीसी की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा लेता है। मतलब उन लोगों में आरबीसी की संख्या ज्यादा पाई जा रही है जो ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जा रहे हैं। तो अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा बढ़ रही है तो इसलिए क्या होता है कि वो जो गाल है वो हल्के से रेडिश दिखाई देते हैं। और इसी कारण क्या होता है कि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होने के बाद भी कोशिकाओं की संख्या ज्यादा हो गई है तो उनको वहां रहने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिकाएं ज्यादा है तो ऑक्सीजन का जो अवशोषण की क्रिया है या जो क्षमता है वो प्रॉपर्ली बनी रहेगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि जो रुधिर का जमना है वो किस प्रकार की क्रिया है, या जो रुधिर का स्कंदन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो रुधिर स्कंदन का जो प्रकार है उसमें ये 3 या 4 स्टेप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही होता है कि जो जहाँ पर चोट लगी है वहाँ एक सामान्य तौर से देखा जाए तो लगभग 3 से लेकर 8 मिनट में ब्लड का थक्का जम जाता है। डिपेंड ये करता है कि इंजरी या जो चोट है या जो घाव है वो कितना बड़ा है। एक सामान्य सी बहुत छोटी सी चोट लगी है, मामूली सी है, तो वो थोड़ी सी देर में स्वतः ही रुक के बंद हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पता चलता है कि धमनियां सिराएं या जो कुछ है वो पूरा फट गई हैं, तो वहाँ कंडीशन थोड़ी खराब ज्यादा हो जाती है। अब ये जो स्कंदन है रुधिर का वो किस प्रकार से होता है, तो आपको बता दिया गया था पहले कि रुधिर स्कंदन के लिए क्या क्या जरूरी है। पोटेशियम आयन, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, और एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, रुधिर प्लेटलेट। इनके बिना ये क्रिया थोड़ी असंभव है। और क्या होता है कि जैसे ही इस तरीके किसी स्थान पर चोट लगे या मान लो कटने से रक्त का बहना शुरू होता है तो कुछ समय के बाद 3 से लेकर 8 मिनट में रक्त स्कंदन की प्रक्रिया हो जाती है। तो सबसे पहली अवस्था होती है वहाँ क्या है कि जैसे ही किसी भी स्थान पर चोट लगती है वहाँ की जो घायल कोशिकाएं हैं तथा रुधिर वाहिनियां अगर वो फट जाती हैं तो क्या होगा, रुधिर का निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी दशा में उस स्थान की कोशिकाएं तथा रक्त की रुधिर प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आते ही टूट कर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक द्रव स्थापित करती हैं। और जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा में उपस्थित कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयन क्या बना रहे हैं बाद में, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है तो रुधिर में और भी क्या पाया जा रहा है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक 2 प्रोटीन होती हैं, और इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ हो रहा है, यकृत में। और ये दोनों क्या करते हैं, रुधिर को जमने में सहायता करती हैं। प्रोथ्रोम्बिन होती है वो सदैव निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है, और जो
क्यों पाई जा रही है निष्क्रिय अवस्था में? क्योंकि जो हिपेरिन पाया जा रहा है वो इसको निष्क्रिय अवस्था में बना के रखता है। हिपेरिन जो होता है वो क्या है? प्रतिजामन है, जो कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता। और अगर मान लो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय अवस्था में रहेगा तो क्या रहेगा कि जो रुधिर वाहिनियां में उधर उनमें ही रुधिर जम जाएगा, तो वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। तब कब सक्रिय होता है? जब चोट लगती है रुधिर वाहिनियों से, रुधिर बाहर की ओर आता है, तब वो उसको जमाने में थोड़ी सी सहायता करता है। अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा के कैल्शियम आयन के साथ मिल गया था, तो बाद में क्या होता है? ट्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से एंटी प्रोथ्रोम्बिन के प्रभाव को नष्ट कर देता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो जो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या होगा? सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित होने के बाद फाइब्रिनोजन जो होता है वो भी अपना कार्य करना शुरू कर देता है। तो फिर जो फाइब्रिनोजन है वो क्या करती है? ठोस रेशेदार फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाती है। और ये सब होने के बाद फाइब्रिन अगर बन गया है तो फाइब्रिन का मतलब होता है एक रेशेदार, या आप कह सकते हैं एक जाल युक्त संरचना बन रही है, जो कहाँ पे फैलेगी? जहाँ पे चोट लगी हुई है। अब मान लीजिए जहाँ चोट लगी है वहां पर एक जालीदार एक संरचना फैल गई है, उससे क्या होता है कि जो जालीदार संरचना है उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आके अटक जाते हैं या रुक जाते हैं। तो क्या होगा कि रुधिर का आगे बहना बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद में वहाँ क्लॉटिंग होना भी शुरू हो जाती है कि वो लगातार वहाँ जम रही है, तो क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग होने के बाद वो थोड़ा सा संकुचित सा हो जाता है, आपने देखा होगा पपड़ी टाइप का कुछ बन जाता है, और उसके बाद उसमें से हल्का सा येलो कलर का एक सबस्टेंस निकल के आता है, जो क्या होता है? प्लाज्मा का ही एक भाग है, जिसको क्या कहा गया है? सीरम कहा गया है। और इस प्रकार से वहाँ क्या हो जाता है? रुधिर का स्कंदन हो जाता है। नेक्स्ट जान लेते हैं ब्लड टाइप। तो जो मनुष्य में ब्लड टाइप देखे गए हैं वो कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। किसने खोजा था? सबसे पहले लैंड स्टीनर के द्वारा इनको खोजा गया था। और जो लैंड स्टीनर थे उन्होंने जो ब्लड टाइप खोजे थे या रुधिर के जो प्रकार खोजे थे वो 3 थे। कौन कौन से? ए, बी और ओ। अलग अलग है तीनों, एक ए प्रकार है, दूसरा बी प्रकार है, और जो तीसरा है वो कौन सा है? ओ प्रकार है। अब होता ये है कि जो ये तीनों तो खोजे थे लैंड स्टीनर ने, लेकिन जो ए बी प्रकार है उसे खोजा था डिकेस्टेलो ने। डिकेस्टेलो एवं एंड्रियानो स्टरली, ये कौन थे दोनों? ये लैंडस्टीनर के ही सहायक थे, मतलब आप कह सकते हैं साथी, सहकर्मी। तो इनके द्वारा इनको खोजा गया था। अब जो ब्लड टाइप बांटा गया है इनको 4 भागों में, या जो देखा गया है, इनका आधार क्या है? तो इनके आधार पर जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों क्या है? एक है एंटीजन, दूसरा है एंटीबॉडी। क्या होती हैं? प्रोटीन्स हैं। जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, किसी वायरस के, बैक्टीरिया के कुछ सूक्ष्म पार्टिकल के जैसी कुछ संरचनाएं भी हो सकती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एंटीजन है कुछ स्पेशल टाइप के पार्टिकल हैं जो कि क्या बनाने के लिए प्रेरित करते हैं? एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरणा या उद्दीपन कुछ इस प्रकार से देते हैं। जो एंटीजन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जो आरबीसी जो रुधिराणु होते हैं उनकी प्लाज्मा कला पर। और जो एंटीबॉडी होती है वहाँ वो कहाँ है? प्लाज्मा सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। जो एंटीजन है उनको कैपिटल ए से और कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, और जो एंटीबॉडी होते हैं उनको स्मॉल ए और स्मॉल बी के बी पर मतलब बी से डिनोट करते हैं। अब जो ब्लड टाइप ए है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी बी होता है। जो बी टाइप है उसमें एंटीजन बी पाया जा रहा है, जबकि एंटीबॉडी ए है। ए बी में कोई भी एंटीजन नहीं है, ए बी में दोनों एंटीजन है जबकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और जो ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है जबकि दोनों एंटीबॉडी पाई जा रही हैं, ए और बी दोनों। अब तो इसीलिए इनके आधार पर क्या कहा जाता है कि जो ए बी होता है वो क्या है? सर्वग्राही है, और जो ओ है वो क्या है? सर्वदाता है। और उसमें भी जो ए बी पॉजिटिव होता है वो सर्वग्राही होता है, और जो ओ नेगेटिव होता है वो सर्वदाता है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। और ए बी पॉजिटिव है तो उसमें तीनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी और आर एच फैक्टर जो होता है, या आर एच जो एंटीजन होता है
उसमें तीनों ही पाए जा रहे हैं। और अगर वैसे देखा जाए, इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में जो कॉमन ब्लड ग्रुप होता है वो बी पॉजिटिव होता है। अगर प्रतिशत देखेंगे तो जो ए का परसेंट है वो 23, मतलब 23.5% लोगों में ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है, लगभग 34.5% लोगों में बी ब्लड ग्रुप है, और लगभग 7.5% लोगों में ए बी ब्लड ग्रुप है, और 34.5% लोगों में ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो इंडिया में ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे कम लोगों में देखा जा रहा है। अब दूसरा ये जानना है कि जो ब्लड ग्रुप का जो टाइप बताया गया है, 4 प्रकार का है, तो इसका जो निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है। उससे पहले ये जान लेंगे कि जो स्थानांतरण है, कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो ये है कि जो ओ है वो क्या है, सर्वदाता है, ए बी है वो सर्वग्राही है। ए वाले को ए का चाहिए, बी वाले को बी का चाहिए, और किसका चाहिए, ओ का, क्योंकि ओ क्या है, सर्वदाता है। तो ओ का किसी को भी चढ़ा दो, मतलब वो सबको दे देगा और ए भी सबसे ले लेगा। ये थोड़े से स्थानांतरण की एक कंडीशन है, तो इसको आपको देखना है बस। अब ये जानते हैं कि जो रक्त का जो निर्धारण किया जाता है वो किस प्रकार से है। तो रक्त निर्धारण के लिए क्या लेते हैं, 2 प्रकार की सीरम यूज करते हैं। इसको एक को कहते हैं एंटी सीरम ए, दूसरी को कहते हैं एंटी सीरम बी। करना क्या है कि मान लीजिए आपको ब्लड ग्रुप पता लगाना है, किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उसके लिए 2 स्लाइड लेनी है। स्लाइड का मतलब कांच की पतली सी पट्टियां होती हैं, हाँ, उनको लेना है। एक पर एंटी सीरम ए डालना है, दूसरी पर एंटी सीरम बी डालना है। अब दोनों पर, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड लिया है और ब्लड की एक एक बूंद लेके पहले ए पर डालिए, दूसरा बी पर डालिए। अगर रक्त स्कंदन या रुधिर का जो जमना है अगर ए में हो गया है तो उसका ब्लड ग्रुप ए है, और अगर बी में हो गया है तो उसका ब्लड ग्रुप बी है। और अगर दोनों में ही रुधिर जम रहा है तो वो उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और अगर दोनों में से किसी में भी नहीं जमा है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। तो ये तो रहे आधार ब्लड ग्रुप नापने के। अगर ए में जमे, एंटी सीरम ए वाली जो स्लाइड है अगर उसमें थक्का दिखाई दे तो ब्लड ग्रुप ए, और अगर बी वाली स्लाइड में दिखाई दे रहा है तो ब्लड ग्रुप बी, और दोनों में थक्का दिखाई दे रहा है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर दोनों में से किसी में भी थक्का नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। अब ये तो रहा रक्त का निर्धारण। दूसरा ये जान लेते हैं कि ब्लड बैंक क्या है, थोड़ा सा आरएच फैक्टर के बारे में, और नेक्स्ट एक ये रोग है इरिथ्रोब्लास्टोसिस, तो इसमें भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। रुधिर बैंक क्या है कि रुधिर को स्टोरेज करने का एक ब्लड बैंक है, एक बैंक है, आप कह सकते हैं हॉस्पिटल में एक कक्ष बना हुआ है जिसमें क्या करते हैं, रुधिर को स्टोरेज करके रखते हैं। कितने तापमान पर, लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस पर, और कितने दिनों के लिए, लगभग 30 से लेकर 40 या 42 दिनों के लिए ही रुधिर को स्टोरेज किया जाता है। और अगर मान लो रुधिर में से प्लाज्मा निकाल के अलग कर लिया जाए तो उसका स्टोरेज जो होता है वो कई महीनों से लेकर कई सालों तक हो सकता है, मतलब 3-4 महीने रख सकते हैं, 1 साल तक रख सकते हैं, और इससे ज्यादा दिन भी अगर आपको रखना है तो क्या करना होगा, उसको आप फ्रीज कर देंगे तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा। प्लाज्मा की बात हो रही है, रुधिर की नहीं। रुधिर को केवल 30 से लेकर 42 डेज तक ही रखा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद में कैपेसिटी लो होने लग जाती है, और मतलब अवशोषण की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा मानते हैं कि जो नया ब्लड है वो ज्यादा अच्छा है कि आज ही किसी ने डोनेट किया है और 2 या 3 दिन बाद किसी दूसरे को चढ़ा दिया गया है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है अवशोषण की वो ज्यादा अच्छी है बजाय जो ओल्ड ब्लड है उसकी तुलना में। जो प्लाज्मा होता है उसमें कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं, है ना। तो किसी का भी मान लो किसी का भी प्लाज्मा है, किसी को भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें एंटीजन तो है ही नहीं। अब ये भी जानना है थोड़ा सा कि जो रुधिर है उसको स्टोरेज करने के बाद या जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि आजकल ऐसे मानते हैं, चाइनीज साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने एक पदार्थ बना लिया है जिसमें रुधिर के समान ही क्षमता पाई जाती है,
और वो उसके समान क्या कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर सकता है, जिसे उन्होंने नाम दिया है परफ्लुक्रोकार्बन। और दूसरा ये है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी मानते हैं कि रुधिर के स्थान पर आप पॉलीविनाल पायरोलिडोन को सफलतापूर्वक यूज कर सकते हैं। वो काम कर लेगा रुधिर का, लेकिन उसके जैसी कैपेसिटी नहीं होती है जो रुधिर में पाई जाती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है उसका संवहन आराम से कर पाए। और जो प्लाज्मा है उसको आप पाउडर के रूप में भी बहुत दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, और बाद में जब कभी भी जरूरत हो तो उसमें पानी मिला के उसको यूज कर लो, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है उसमें लगभग 92% वाटर ही है। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरएच फैक्टर। तो जो आरएच फैक्टर है उसको सबसे पहले लैंड स्टीनर के द्वारा खोजा गया था 1940 में। और कहाँ पर खोज की गई थी कि जो रीसस बंदर थे उनमें इनको सबसे पहले देखा गया था, तो इसीलिए उनको इसी के नामकरण के आधार पर आरएच फैक्टर नाम दे दिया गया है। क्या कि जो आरबीसी या जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, उनकी प्लाज्मा कला में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंटीजन पाया जाता है, या एंटीजन की खोज की गई थी जिसे आरएच एंटीजन कहा गया। अब जो ये एंटीजन है ये किसी में प्रेजेंट हो सकता है, किसी में एब्सेंट हो सकता है। अब इंडिया में तो ऐसे मानते हैं कि इंडिया में लगभग 97% लोगों में आरएच एंटीजन पाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि 97% इंडिया में आरएच पॉजिटिव होते हैं। 3 या 4% के आसपास लोग हैं जिनमें आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता। अब सामान्य तौर पर यह है कि जो आरएच पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनमें जो आरएच एंटीबॉडी होती है वो नहीं पाई जाती, मतलब आरएच एंटीजन पाया जा रहा है बट आरएच प्रतिरक्षी है वो अनुपस्थित है। मगर होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी को ब्लड डोनेट किया गया है जिसमें आरएच कोई नेगेटिव था और उसको आरएच पॉजिटिव का अगर ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है कि उसमें आरएच एंटीबॉडी बन जाती है बाद में, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो गया, सॉरी जो आरएच एंटीजन का जो ग्रुप है वो कैसा हो गया, अपोजिट हो गया, कि वो एक नेगेटिव था और उसको किसका चढ़ा दिया गया है, पॉजिटिव का चढ़ा दिया गया है। तो अभी उसकी जो बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगी उनकी मात्रा थोड़ी सी कम होगी, तो वो आराम से जीवित रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए भविष्य में उसको कभी दोबारा से जरूरत पड़ी ब्लड डोनेशन की, या तो पता चला कि बाद में उसको दोबारा से भी आरएच पॉजिटिव वाला ही ब्लड चढ़ा दिया गया है, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी की मात्रा और ज्यादा बन जाएगी, तो उसके लिए वो कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी। और इसका ये देखा गया है कि आरएच फैक्टर के आधार पर ही एक रोग देखा जाता है महिलाओं में, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोला जाता है। जिसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी महिला जो आरएच नेगेटिव है और उसका पति आरएच पॉजिटिव है, तो उनकी जो प्रथम संतान होती है वो कैसी है, आरएच पॉजिटिव है। अब महिला तो आरएच नेगेटिव थी, लेकिन जो उसका बेबी है या बच्चा है वो कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। तो ये उसी प्रकार से हो गया ब्लड डोनेशन की तरह ही। अब जो महिला है उसमें क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी। जो प्रथम बच्चा है वो तो स्वस्थ जन्म लेगा, स्वस्थ रहेगा पूरी लाइफ टाइम, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो माता है उसमें आरएच नेगेटिव होने के बाद जो बच्चा था वो आरएच पॉजिटिव था, अब उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है, तो अभी तो उनकी मात्रा है वो कम है, लेकिन जब वो दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो तब भी वही कंडीशन होती है कि वो भी आरएच पॉजिटिव है, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी की मात्रा और ज्यादा होने लग जाती है। तो एंटीबॉडी ज्यादा बनने के कारण जो बच्चा है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, या तो वो जीवित नहीं रहेगा, या उसको निमोनिया हो जाएगा, या मान लीजिए उसकी डेथ हो जाएगी, या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो इसको कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये इसी कंडीशन में ही होता है कि अगर माता आरएच नेगेटिव है, पिता आरएच पॉजिटिव है, तो अगर मान लीजिए दोनों का ब्लड ग्रुप मतलब अगर दोनों ही आरएच नेगेटिव है तो कोई कंडीशन खराब होने वाली नहीं है, अगर दोनों ही आरएच पॉजिटिव है तो भी कोई खराब होने वाला नहीं है, लेकिन अगर एक आरएच पॉजिटिव है दूसरा आरएच नेगेटिव है तो कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो इसमें भी यही देखा जाता है कि आरएच नेगेटिव है उसको आरएच नेगेटिव का ही चढ़ाओ, आरएच पॉजिटिव है तो उसको आरएच पॉजिटिव का ही दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। सेम वैसे जैसे ब्लड ग्रुप होता है कि ए है तो उसका ए का ही दो, बी है तो उसको बी का ही दो,